I can't hear you much. ओके, नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज 1:38 पर AI-171 एयर इंडिया की फ्लाइट, जो कि बोइंग फ्लाइट, जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, उड़ती ही जैसे एयर क्रैश हो गया, यानी कि बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया। वो विमान जलकर खाक हो गया। और विमान कहाँ जाकर टकराया? पीछे जो मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग थी, जहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स उस समय खाना खा रहे थे, वो विमान वहां पर जाकर टकराया, बिल्डिंग से टकराया। और उसके बाद उसमें 282 पैसेंजर्स थे, और उसमें से सभी पैसेंजर्स, लगभग आधिकारिक जो डेथ टोल है वो नहीं आया है सामने, लेकिन अभी जो टेलीग्राफ का जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें ये बताया जा रहा है कि 203 बॉडीज रिकवर हो चुकी है। इसलिए आपसे बात कर रही हूँ। नीलू, लगभग 7 घंटे बीत चुके हैं क्रैश हुए। अभी तक हॉस्पिटल जो असरवा एरिया में है अहमदाबाद का, वहाँ पे 240 बॉडीज लाई जा चुकी हैं, जिनमें से कुछ तो पैसेंजर्स हैं और कुछ रेसिडेंट्स हैं, मेघानी नगर के रहने वाले हैं। मेघानी नगर वो एरिया है जो जहाँ पे ये प्लेन क्रैश हुई है, बिल्कुल एयरपोर्ट से लगी हुई एरिया है। ये एक अर्बन स्लम है। एनडीआरएफ के मुताबिक लगभग 40 लोग मारे जा चुके हैं यहाँ पे। हालांकि बॉडीज अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है। बॉडीज गांधीनगर फॉरेंसिक लैब एफएसएल जो है वहाँ पे ले जाने के प्रोसेस में है। एम्बुलेंस जीवीके एएमआरआई प्लस 108 सर्विसेज जो है अहमदाबाद में गुजरात गवर्नमेंट की, उसमें से सारी बॉडीज अभी असरवा सिविल से एफएसएल जा रही है, जहाँ पे उनका डीएनए आइडेंटिफिकेशन होगा, शनाख्त होगा। 7 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ऑफिशियली किसी भी रिलेटिव या किसी भी संबंधी जो है यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल या एयरपोर्ट पे अभी भी जमा हुए हैं। उनको कंफर्मेशन नहीं दिया गया है कि उनके संबंधी या उनके रिलेटिव जो फ्लाइट पे थे उनकी एक्चुअली मौत हो चुकी है। हालांकि ये अभी तक ये माना जा चुका है कि 242 पैसेंजर्स में से एक भी जीवित नहीं है, जिसमें पायलट है, एयर होस्टेसेस है, प्लस बाकी पैसेंजर्स है। इसके अलावा जब प्लेन क्रैश हुई लगभग 5 किलोमीटर एरिया हेवीली पॉपुलेटेड, काफी हेवी जन आबादी वाले एरिया मेघानी नगर और एसरवा एरिया में क्रैश हुई, जो काफी हेवीली पॉपुलेटेड है, काफी घनी आबादी वाले एरिया है। लगभग 30-40 घरें कंप्लीटली ब्लास्ट में जल चुकी है मेघानी नगर में। प्लेन का जो फ्रंट हिस्सा है, इंजन का हिस्सा है, वो टूटकर गिरी असरवा एरिया के पीछे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के मेस बिल्डिंग में, जहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे का उस समय का खाने का टाइमिंग था। लगभग 30 बच्चे वहाँ पे, रेसिडेंट डॉक्टर्स वहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 30 डॉक्टर्स की वहाँ पे मौत हो चुकी है, जिसमें से 20 डॉक्टर्स अभी क्रिटिकल स्थिति में भी सिविल हॉस्पिटल में एडमिटेड है। उनके हालत पर अभी भी कोई अपडेट नहीं है। अभी तक सिर्फ 3 इंजर्ड और अहमदाबाद सिविल लाया गया है। सभी मृत हैं, सभी बॉडीज हैं। हाँ, आप बने रहिएगा हमारे साथ दमयंती, लेकिन मैं अब सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, जो पूरा हादसा है, अभी रेस्क्यू और रिलीफ वर्क अभी चल रहा है, लेकिन अभी तक क्या लग रहा है कि आपको वजह क्या लग रही है? बहुत सारी चीजें इसमें बताई जा रही है। कुछ लोग बर्ड हिट की वजह से कह रहे हैं कि इंजन फेल हो गया, बर्ड हिट हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन होगा, जब एयरपोर्ट रिकवर होगा उसके बाद चीजें पता चलेगी। लेकिन क्या लगता क्या है कि क्या कारण हो सकता है वाकई में इस एयर क्रैश का, जो आप एक्सपर्ट्स जिस पॉइंट आउट कर? हाँ, हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए। सिद्धार्थ, आप म्यूटेड है। हाँ,
जी, दमयंती म्यूट हो जाएंगी या अपनी टीम हमारी उनकी उनको म्यूट कर देगी तो ठीक रहेगा ना? हाँ दमयंती, कैन यू, हाँ बोलिए, हाँ ठीक है। जी, सबसे पहले तो आज एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है अहमदाबाद में। जो भी हताहत हुए हैं, जैसे दमयंती जी बता रही हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि भी है। और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं, घायल लोग जमीन पर भी घायल हुए हैं, जमीन पर लोग हताहत भी हुए हैं। वो लोग जल्दी स्वस्थ हो जाए, ऐसी हम कामना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुखी परिवारों को गुजरात प्रशासन उचित सांत्वना व्यवस्था दे। उनके जो परिचित हैं, जो हताहत हुए हों या घायल हुए हों, उनके साथ उनको उनकी वो शिनाख्त जल्दी से जल्दी हो जाए। इसके लिए भी मेरे ख्याल से प्रशासन को बहुत बड़ी व्यवस्था करनी होगी। ऐसी घटनाएं जो होती हैं ये वैश्विक होती हैं, क्योंकि एक हवाई जहाज जो है वो मानव विज्ञान की सबसे जटिलतम मशीन होती है। केवल 4 देश पूरी दुनिया में समूचा हवाई जहाज बना सकते हैं। एक रूस बनाता है, एक अमेरिका बनाता है, एक फ्रांस बनाता है, एक इंग्लैंड बनाता है। जैसे ड्रीम लाइनर में मैं देख रहा था 23 लाख पुर्जे होते हैं, 23 लाख पार्ट्स होते हैं उसमें। उसमें से 2 लाख से ज्यादा पुर्जे तो ऐसे होते हैं कि वो बैकअप पुर्जे होते हैं, ताकि कोई एक पुर्जा खराब भी हो जाए तो दूसरा पुर्जा उस चीज को काम कर दे। तो इसीलिए इतना महंगा भी हवाई जहाज आता है, 12,000 करोड़ तक का आता है। इसीलिए ऐसे हवाई जहाज जब भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, दुनिया के बेहतरीन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आकर उसके मलबे को जमा करते हैं और दुर्घटना की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। भारत भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का 1944 से सदस्य है। तो अगले 24 घंटे में होगा ये कि अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से और पुर्तगाल से विश्व स्तरीय टीमें गुजरात पहुंचेंगी और दुर्घटना के जड़ तक पहुंचने के लिए वहीं रहेंगी, चाहे उसके लिए महीनों क्यों न लग जाएं। क्योंकि इसमें कनाडाई नागरिक भी मरे हैं, इंग्लैंड के नागरिक भी मरे हैं, पुर्तगाल के नागरिक भी मरे हैं। और क्योंकि ये हवाई जहाज बोइंग का है तो अमेरिका के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी आएंगे। तो ये जहाज जो है ये बोइंग का ड्रीम लाइनर था, 11 साल पुराना था, ज्यादा पुराना नहीं था। और ऐसे जहाजों को हर 90 दिन में एक ए चेक होता है, ए चेक नाम का एक प्रोसेस होता है, जिसमें तकनीकी टीम उसके हर पुर्जे की सघन जांच करती है। हर 90 दिन में एक हवाई जहाज के साथ ये होता है। तो इसका मतलब यह है कि पिछले 90 दिनों में दुनिया भर के जिस मिस्त्री ने भी इस हवाई जहाज को छुआ भी है, उससे पूछताछ होना स्वाभाविक है। और ये जब तक ये पूरा का पूरा चीज नहीं होगा, तब तक इस दुर्घटना के जड़ तक नहीं पहुंच सकते। तब तक काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल सकती हैं। लोग हवाई जहाज को उड़ते हुए देख के ये कह सकते हैं कि इसके फ्लैप्स कम थे, फ्लैप्स ज्यादा थे। कोई कह सकता है कि बर्ड हिट हुआ था। कई सारी चीजें आ सकती हैं, संभावनाएं कई हैं। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि इस तरह की घटना जब भी होती है तो दुनिया के सबसे ज्यादा जो एक्सपर्ट्स होते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, इसमें हाथ लगाते हैं। और महीनों लगे चाहे हफ्तों लगे, वो मलबे का एक एक पुर्जा जमा करते हैं। और जमा करने के बाद उस पूरे दुर्घटना को एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन बोला जाता है। वो पूरा प्रोसेस करने के बाद एक अंतरिम रिपोर्ट लाते हैं, क्योंकि ये दुनिया भर का मसला है। एक जो बोइंग हवाई जहाज है, इस तरह के 2000 हवाई जहाज दुनिया भर में उड़ रहे हैं। पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया की जो लोगों का आवागमन है, वो हवाई जहाज पर ही निर्भर है। हवाई जहाज में लोग अगर बैठना छोड़ देंगे तो पूरी दुनिया में जो आवागमन है वो रुक जाएगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। इसीलिए हवाई जहाज क्योंकि मानव निर्मित किसी भी मशीन का सबसे जटिलतम मशीन है, इसीलिए ऐसी दुर्घटना होने पर दुनिया भर के टॉप लोग, मेरे ख्याल से अगले 24 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि गुजरात में दुनिया भर के टॉप फोरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुंचेंगे और बहुत ही पारदर्शिता के साथ और बहुत सघन रूप से इस चीज की जांच होने वाली है। क्योंकि हवाई जहाज एक ऐसी मशीन है जो कि हवा में ही सबसे ज्यादा सुरक्षित रहती है। वो जमीन पर जब रहती है तो उसमें बेचारे के हवाई जहाज में रिवर्स गियर भी नहीं होता कार की तरह, उसको भी ठेलने के लिए आपको ट्रॉली या ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो हवाई जहाज बना ही है हवा में उड़ने के लिए, हवा में वो सबसे सुरक्षित रहता है। और दुर्भाग्य ये कि एयर इंडिया का ये जो ड्रीम लाइनर है ये हवा में ही नहीं उड़ सका। जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं वो दिख रहा है कि हवा में उड़ा और हवा में नहीं टिक पाया और जमीन पर गिर गया। तो मेरे ख्याल से ये दुनिया भर के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है। पूरी दुनिया इस पर नजर टिका के बैठी हुई है। इसकी एक बहुत ही सघन जांच होने वाली है, जिसमें किसी भी तरह की लीपापोती असंभव है। लीपापोती हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक वैश्विक मसला है। दिस इज एन इंटरनेशनल इशू। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में हम लोगों को थोड़ी सी तसल्ली रखनी पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये जो दुर्घटना हुई, किस कारण से हुई
दुनिया भर के जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं इस पर कुछ न कुछ निष्कर्ष पर आएंगे। और जहां तक मुझे पता है या जिस तरह के फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, हवाई जहाज का जो सबसे क्रिटिकल एक्सीडेंट होने के बाद जिस पुर्जे को निकाला जाता है, जिसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, वो हवाई जहाज के पिछले हिस्से में रहता है। और कहीं मैं फोटोग्राफ्स देख रहा था कि पिछला हिस्सा जो है वो किसी बिल्डिंग पर गिरा हुआ था, लेकिन वो समूचा सबका दिख रहा था। तो मेरे ख्याल से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वगैरह जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। इसमें 2-3 चीजें हैं, एक तो मानवीय त्रासदी है, तो मानवीय त्रासदी को तो गुजरात का प्रशासन उसको संभालना ही पड़ेगा, उसको भारत की सरकार है, गुजरात की सरकार है। लेकिन इसमें जो दुर्घटना क्यों हुई, इसकी जो जांच होने वाली है, ये भारत सरकार के ही द्वारा नहीं होने वाली है। दुनिया भर के कम से कम 5 देशों के एक्सपर्ट्स इसमें आएंगे और ये मलबे के एक-एक पुर्जे को, एक-एक मलबा का एक-एक पुर्जा जहां भी गिरा हुआ है, वो चाहे 5 किलोमीटर क्षेत्र में गिरा हो या 8 किलोमीटर के क्षेत्र में गिरा हो, एक-एक पुर्जे को निकाला जाएगा, उसको किसी हैंगर में फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। पिछले 90 दिनों में ये हवाई जहाज दुनिया में जहां भी गया है, वहां पर किसी भी मिस्त्री ने इसको छुआ भी है तो उसकी भी जांच होगी, उसको भी पूछताछ में किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर से नतीजा निकल जाएगा। ये दुर्घटना का कारण मिलने वाला है, लेकिन हमें तब तक थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी। और सोशल मीडिया में जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज निकलने वाली हैं, स्वाभाविक है निकलेंगी, उससे थोड़ा अपने आप को दूर रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब लोग बात तो करेंगे ही। मनीष, मैं आपके पास आती हूँ, और हालांकि बहुत जल्दबाजी है सैबोटाज का एंगल इसमें ढूंढना, लेकिन क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है और क्या पता कोई दुश्मन देश कुछ षड्यंत्र कर रहा हो, ये बहुत कॉन्स्पिरेसी थियरी ही है अभी फिलहाल। लेकिन ये क्या पॉसिबिलिटी क्या बिल्कुल हम नजरअंदाज कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? जी मनीष। देखिए नीलू, सरकार सभी बातों का ख्याल रखेगी, आपने जिस बात की आशंका जताई। लेकिन आपको बता दूं, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के जो डीजी हैं, ये सभी अहमदाबाद वो जा चुके हैं। और इस मामले की, जैसा कि सिद्धार्थ जी भी बता रहे थे, बहुत ही सघन तरीके से इसकी जांच की जाएगी। तो आपको जो AAIB जो है, ये इसकी जांच करेगी और उसके ऊपर जिम्मेदारी है तमाम जो 2012 में इसका गठन किया गया था, और इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो भी एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट होता है वो इसका इन्वेस्टिगेशन करे। और देखना होगा कि किस तरह, क्योंकि वेदर बहुत ही साफ था वहां पे, ऐसा कोई मौसम कोई खराब वाली बात नहीं थी। आपको याद होगा कि बेंगलुरु में जो विमान हादसा हुआ है, चाहे कोची में जो विमान हादसा हुआ था, ये सभी इसलिए वहां पे विमान हादसा हुआ था क्योंकि मौसम खराब थे। वहां पे जो फ्लाइट थी वो लैंडिंग के समय स्किड कर गई। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, मौसम बिल्कुल अनुकूल था, साफ सुथरा था, बिल्कुल धूप वहां पे दिख रही है। उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा। और न केवल आपको देखिए 242 इसमें यात्री थे, जिसमें 2 पायलट, एक पायलट एक को पायलट। पायलट जो थे उन्होंने करीब 82,000 घंटे विमान जो है उड़ाया हुआ था, उनके पास इतना अनुभव था। जो को पायलट था नीलू जी, उनके पास 1100 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। 10 क्रू मेंबर थे। तो पायलट बहुत ही शानदार पायलट थे, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। एक जो सबसे बड़ी बात आ रही है, जो आपको बता दूं, 242 में से एक यात्री सुरक्षित पाए गए हैं। आप मानिए कि जाको राके मार सके ना कोई, ये कहावत जो है, इस इतनी बड़ी दुर्घटना में एक व्यक्ति बच गया है, उसको उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसने पुलिस प्रशासन से बात भी की है, उसने बताया कि आसपास में केवल उसे लाशें दिखी है। और लेकिन जो बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स हॉस्टल पे जिस तरीके से लंच आवर था, उस समय वहां पे विमान गिरा। दमयंती ज्यादा बता पाएंगे कि वहां पे स्थानीय लोग भी काफी इसमें हताहत हुए हैं। लेकिन भारत सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, आपको DGCA लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं और हर पहलू की जांच की जाएगी आखिरकार, क्योंकि ड्रीमलाइनर एक बहुत ही आज के दौर में एक बहुत ही आकर्षक और एक वृहत विमान के तौर पे उसको देखा जाता है। 2011 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी बोइंग के द्वारा, और शुरू में इसके विंडशील्ड्स को लेकर शिकायतें आई थी, लेकिन बाद में इसको रूल आउट किया गया था। अमेरिका में भी 2024 में एक विसल ब्लोअर ने कुछ शिकायतें की थी, जो कि वहां की जो एजेंसी है उसने उसकी जांच की थी, और बोइंग ने उस समय तमाम आरोपों को खारिज किया था जो विसल ब्लोअर ने आरोप लगाए थे। लेकिन इस समय भारत सरकार की जिम्मेदारी और जाहिर तौर पर बोइंग का स्टेक है, क्योंकि बोइंग के स्टॉक में आज देखिए
8% की गिरावट आई इस क्रैश के बाद, जो फ्यूचर मार्केट में जो ट्रेडिंग उसकी चल रही थी उस समय। तो बोइंग का स्टेक है, एयरबस उसकी सबसे बड़ी राइवल है। आपको पता है कि एयर इंडिया से लेकर एयर इंडिया ने काफी विमानों के ऑर्डर दे रखे हैं बोइंग को, एयरबस को भी दे रखे हैं। आपको बता दें इंडिगो ने भी दे रखे हैं, और अकासा जो है वो बोइंग से ही विमान खरीद रही है। तो काफी कुछ बोइंग का दांव पे लगा हुआ है। इस समय देखना होगा बोइंग क्या किस तरीके से मनीष मैं आपको इन्वेस्टिगेशन। रोक रही हूँ, मनीष मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि बोइंग एयरप्लेन्स ने पोस्ट किया है अभी कि वी आर इन कांटेक्ट विद एयर इंडिया रिगार्डिंग फ्लाइट 171 एंड स्टैंड रेडी टू सपोर्ट देम। आवर थॉट्स आर विद द पैसेंजर्स, क्रू, फर्स्ट रिस्पोंडर्स एंड ऑल अफेक्टेड। ये बोइंग एयरप्लेन्स की तरफ से एक पोस्ट आया, तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा अब्रेस कर देते हैं व्यूअर्स को। हाँ मनीष बोलिए, उसके बाद फिर मैं दमयंती के पास वापस जाऊंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। बोइंग की नजर है इस पूरे बात को लेकर, क्योंकि एयर इंडिया ने काफी विमानों के ऑर्डर दे रखे हैं एयरबस और बोइंग को, और ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना है और काफी लोग इसमें हताहत हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये इंटरनेशनल एक मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि ड्रीमलाइनर कई देशों ने खरीदा है, गल्फ के देश हैं उन्होंने खरीदा है ड्रीमलाइनर को। तो इसकी जांच होगी और सघन जांच होगी, और आपने जो आशंका जताई है उस पहलू से भी सरकार उसकी जांच करेगी। तो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आएगा। लेकिन जाहिर तौर पर इस समय सरकार का जो लक्ष्य है वो जो जान माल का नुकसान हुआ है। आपको एक और बता दूं, जो एन चंद्रशेखरन है, टाटा सन्स के जो चेयरमैन है, वो एयर इंडिया के भी चेयरमैन है। उन्होंने हर मृतक को 1 करोड़ रुपए जो है उनके परिवार वालों को देने की घोषणा की है। नोएल टाटा जो कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है, उन्होंने अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त की है। तो टाटा इसको लेकर गंभीर नजर आ रहा है। 2022 में एयर इंडिया टाटा के पास गई थी। तो ये इस समय की घटनाएं हैं। अभी फिलहाल वहां पे तमाम लोगों को उचित उपचार मिले, जो घायल वहां पे हैं, स्थानीय लोग ज्यादा घायल हैं, ये सुनिश्चित सरकार करने में लगी, इसलिए गृह मंत्री वहां पर हैं। जी ठीक है। नीलू जी। अब मैं दमयंती के पास आती हूँ कि दमयंती, अभी अस्पताल, वो जो मेडिकल कॉलेज था जहां पे डॉक्टर्स लंच कर रहे थे, वहां पे कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, क्या वो पता चल पाया है? और उस अस्पताल के अलावा, क्योंकि एडजॉइनिंग एरियाज सारे रेजिडेंशियल एरियाज थे, आसपास कितना नुकसान हुआ है बिल्डिंग्स का? क्या केवल कुछ आसपास की बिल्डिंग्स थी वो, या फिर और ज्यादा नुकसान हुआ है? जो नुकसान का स्केल है, अगर वो थोड़ा सा हमें बता सके। और जो हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा गंभीर है, कितनों की मौतें हुई हैं, क्या वो ऐसा कुछ आंकड़ा सामने आया है? जी हाँ नीलू, प्लेन जहाँ क्रैश हुआ है वो अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगे हुए 2 एरिया में उसकी डेब्रीज गिरी है, और पूरा का पूरा प्लेन जहाँ क्रैश हुआ है वो एक एरिया है मेघानी नगर, और उसका डेब्री जो है, जो उसके अलग अलग पार्ट्स है, वो ब्लास्ट एक हुआ था। एज पर विटनेस रिपोर्ट्स, जो मेघानी नगर के रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक ब्लास्ट के बाद उसके अलग अलग हिस्से उड़ के असरवा, जो 5 किलोमीटर मेघानी नगर से 5 किलोमीटर का जो एरिया है, वहाँ पे अलग अलग हिस्सों में काफी डैमेज, काफी नुकसान किया है। घर, कमर्शियल शॉप्स। नोटिसेबली जानने की बात यह है कि ये दोनों एरिया हेविली पॉपुलेटेड है, काफी घने आबादी वाला क्षेत्र है, और मेघानी नगर में लगभग पूरा का पूरा प्लेन लगभग 30 या 40 मकान के ऊपर आके क्रैश हुआ है। ये जो एरिया है ये बिल्कुल एयरपोर्ट के दीवार के बाहर का एरिया है, एग्जैक्ट इमीडिएट एरिया, जहाँ पे जो मेन प्लेन की जो एयरक्राफ्ट की जो बॉडी है ये वहां पे क्रैश की है। और उस क्रैश के बाद एक धमाका हुआ, जो लोग कह रहे हैं, लोकल लोग, उसके बाद उसकी पार्ट्स अलग अलग एरिया में उड़ने लगी, जिसमें से एक जो उसका सामने वाला हिस्सा था, इंजन, जो असरवा एरिया में जाके जो बीजे मेडिकल कॉलेज का जो मेस एरिया, जो एरिया जहाँ पे बच्चे फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चे, उस समय उनका टाइमिंग था लंच करने का, लगभग 100 से 120 का हॉल है, वो डाइनिंग मेस हॉल है, वो वहाँ पे पूरा खिड़की से घुसा वो इंजन का एरिया, और अभी भी वहाँ पे ही अटका पड़ा है। एनडीआरएफ की 7 टीम अभी वहाँ पे है, अलग अलग पार्ट्स को निकालने की कोशिश कर रही है। अच्छा, वहाँ पे जब निकालने की कोशिश कर रही थी फायर ब्रिगेड, वहाँ पे वो पार्ट जाते ही एक बड़ा सा धमाका हुआ, जो अहमदाबाद फायर ब्रिगेड बता रही है कि ये वो इंजन के फ्यूल जो है, कंबस्शन फ्यूल, उसमें आग लगने और वो ब्लास्ट करने के वजह से हुआ है। लगभग अभी तक का जो अनुमान है, वहाँ ये बीजे मेडिकल कॉलेज से लगभग 40 बॉडियां
सॉरी 30 बॉडियां निकाली जा चुकी है, जिसमें से 20 क्रिटिकली इंजोर है, 10 की मौत अभी तक कंफर्म हुई है। ये सारे फर्स्ट और सेकेंड ईयर की बैच के स्टूडेंट्स हैं, रेसिडेंट स्टूडेंट्स हैं, और ये बॉयज हॉस्टल था। बीजे मेडिकल कॉलेज का ये बॉयज हॉस्टल था और ये फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लंच का टाइमिंग था। ये यहाँ पे एक दूसरी ये सेकेंड हाईएस्ट कैजुअलिटी बीजे मेडिकल हॉस्पिटल में हुई है क्रैश पैसेंजर लिस्ट के बाद। और जो दूसरा जो कैजुअलिटी लिस्ट आ रहा है वो मेघानी नगर एरिया से। ये एक अर्बन स्लम है जिसके ऊपर जो मेन बॉडी है प्लेन का वहाँ वो क्रैश हुआ। लगभग 30-40 मकान और काफी सारे शॉप्स, और हम लगातार आधा घंटा 40 मिनट तक काफी सारे धमाके हुए। 3-4 घंटे लगे उसके आग को बुझाने में। अभी भी हल्का धुआं निकल रहा है। लगभग 10 किलोमीटर एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एनडीआरएफ के द्वारा। मीडिया और रिलेटेड लोगों के अलावा जो फोर्सेस हैं या मिनिस्टर्स हैं उनके अलावा और किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। मेघानी नगर से कुछ लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया है। कुछ लोग क्रिटिकली इंजर्ड भी हैं। अभी तक सिर्फ 3 जने के जिंदा निकलने का खबर है मेघानी नगर से। जिस एरिया में प्लेन गिरा था वहां से सिर्फ अभी तक 3 जने, वो भी असरवा सिविल अहमदाबाद सिविल में ही एडमिटेड है, वहां पे क्रिटिकली इंजर्ड है। सो अभी तक 20 जने बीजे मेडिकल से और 3 जने मेघानी नगर से, ये 23 जनों का जिंदा होने का ही रिपोर्ट है अभी तक। बाकी सारी लोग अभी तक मृत डेड बॉडी ही आई है असरवा सिविल में पोस्टमार्टम के लिए। आप अभी भी, और अभी उनको आप अभी भी शायद तो एयरपोर्ट अभी पर ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। गांधीनगर भेजा जा प्लान क्या है? अमित शाह ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। मैं सुन रही थी शायद प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। क्या प्लान है गृह मंत्री का और उनका प्रधानमंत्री का? सो नीलू, गौर करने की बात यह है कि गुजरात गवर्नमेंट का अभी तक ऑफिशियली एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है। जो एयर इंडिया का फ्लाइट था उसमें गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी एक पैसेंजर में से थे। उनकी मौत की खबर भी गुजरात गवर्नमेंट ने कंफर्म पुख्ता नहीं किया है। हालांकि माना जा रहा है कि अगर वो पैसेंजर में से एक थे तो उनकी भी मौत जाहिर है हो चुकी है। बट गुजरात गवर्नमेंट ने अभी तक ऑफिशियल एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। पैसेंजर लिस्ट एक निकाली गई है जो टेंटेटिव पैसेंजर लिस्ट है, वो बोर्डिंग लिस्ट के हिसाब से निकाली गई है, जो असरवा सिविल सुप्रिंटेंडेंट के ऑफिस से निकाली गई है। दोपहर में क्रैश के बाद वहां पे परिवारजन काफी नाराज और गुस्सा और काफी मारधार वाला सिचुएशन हो गया था, बिकॉज 7 घंटे बीत गए हैं। लोगों का मेन ग्रीवांसेस अभी ये है, लगभग 7 घंटे होने को है। लोगों को ये नहीं पता है कि वो अपने परिवारजनों का दुख मनाए, शोक मनाए या नहीं मनाए। कोई कंफर्मेशन नहीं है उनके मौत का। एक ऑफिशियल कंफर्मेशन जो उनको उनका क्लोजर के लिए उनको चाहिए वो नहीं है। बॉडीज अभी ऑब्वियसली हैंडओवर नहीं कर रहे हैं, इनका डीएनए आइडेंटिफिकेशन होगा। तो जो रिलेटिव्स हैं वो अभी सिर्फ हसरवा सिविल हॉस्पिटल में वेट ही कर रहे हैं। और यहाँ अमित शाह आ चुके हैं ऑलरेडी अहमदाबाद में। दोपहर से स्टेट के जो होम मिनिस्टर हैं और स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ऋषिकेश पटेल और हर्ष सांघवी अपने अपने डिपार्टमेंट के आईएएस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में लगे हैं, मगर किसी को कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। शाम को हेल्थ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्विवेदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2 मिनट का, जिसमें सिर्फ ये कहा है कि आइडेंटिफिकेशन, बॉडी आइडेंटिफिकेशन से पहले, डीएनए आइडेंटिफिकेशन से पहले वो कुछ नहीं कह सकते। बस इतना ही अपडेट है। जो मुझे ताजुब लग रहा है कि गुजरात सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा? क्या ये लोग इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि शायद गृह मंत्री है तो वो कुछ बोलेंगे या प्रधानमंत्री बोलेंगे? ओके, दैट इज इट। ओके जी। सो हाँ नीलू, अगर यहाँ के आईएएस ऑफिसर्स की के जो अंदर की बात है वो हमें बोल रहे हैं अनऑफिशियली कि जो नंबर ऑफ डेथ है या जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, पहला अनाउंसमेंट होगा, वो नरेंद्र मोदी जो यहाँ आने वाले हैं लगभग रात के 11:30 या 12 बजे, वो यहाँ आके खुद करेंगे। उसके पहले ऐसा बोला जा रहा है किसी को भी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट देने की परमिशन नहीं। ओके, ठीक है। वो काफी चीजें ये क्लियर करता है कि प्रधानमंत्री मोदी
अगर 10:30 या 11 बजे पहुंचेंगे तब कुछ आधिकारिक अनाउंसमेंट्स तब होंगी। अब मैं अंतिम कमेंट के लिए आ रही हूँ। ऐसा मिस्टर बोला जा सिद्धार्थ, रहा है। हाँ, ठीक है, मैं मनीष के पास आती हूँ पहले। मनीष, क्या कहेंगे आप कुल मिलाकर जो स्थिति है? एक छोटी सी टिप्पणी और उसके बाद मैं सिद्धार्थ के पास जाऊंगी कंक्लूडिंग कमेंट के लिए। जी मनीष। नहीं, बिल्कुल नीलू जी, इन्वेस्टिगेशन होना है। डीजीसीए लगातार इस बात पे नजर रख रहा है। फिर डबल एआईबी जो है अपनी जो इस तरीके की घटनाओं की जांच करती है एजेंसी भारत सरकार की, वो भी इसकी जांच करेगी। बोइंग इसमें इन्वॉल्व होगा, दूसरे एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होंगे और हर पहलू की जांच की जाएगी। बोइंग को लेकर, बोइंग के ड्रीम लाइनर को लेकर कुछ सवाल भी उठे थे। जो विसल ब्लोअर ने अमेरिका में वहां पे सवाल उठाया था। कुछ इंडिया में एक्सपर्ट्स है, ब्रह्मा चेनानी जैसे लोग लगातार इससे लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपको बता दूं। तो ये मामला भी है लेकिन देखना होगा क्या निकल कर सामने आता है। लेकिन जाहिर तौर पर दिन में भी ये बातें निकल कर आई थी कि प्रधानमंत्री ने नागरिक उड्डयन मंत्री को कहा था कि वो हालात का जायजा ले और वहां पे बचाव कार्य को देखे। और ये भी यहाँ से खबरें आई थी कि प्रधानमंत्री जा सकते हैं। अब दमयंती बता रही है कि 10:30-11 बजे तक जाएंगे क्योंकि उनका गृह राज्य है और 12 साल से ज्यादा वो वहां पे मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जाहिर तौर पर वो पहुंचेंगे वहां पे और जायजा लेंगे। और इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं तो उनकी संवेदना हम लोग देखते हैं। चाहे हम उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना हुई थी, वहां भी वो पहुंचे थे वहां पे और राहत और बचाव कार्य का जायजा उन्होंने लिया था और आज रात तक वो पहुंचेंगे। और जाहिर तौर पर टाटा जो है, टाटा समूह है, उसने 1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान किया है। नोएल टाटा, एन चंद्रशेखरन, दोनों की तरफ से बयान आया है और उन्होंने कहा कि हम अथॉरिटी के साथ पूरा कॉपरेट करेंगे और जो परिवार के जने आएंगे, उन्होंने स्पेशल एक सेंटर भी वहां पे, इमरजेंसी सेंटर बनाया एयरपोर्ट पे कि परिवार के सदस्य जो वहां पे पहुंचे वो उनसे संपर्क कर सके। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, इमरजेंसी नंबर, टोल नंबर जारी किया गया जिससे सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाएं वहां पे एयरपोर्ट पे की जा गई है। आपको बता दें नीलू, दिन में जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट पे ना कोई विमान को टेक ऑफ ना लैंडिंग करने की इजाजत दी गई थी। अभी मौजूदा हालात क्या है वहां पे मैं इस वक्त बता नहीं सकता क्या इजाजत वहां शुरू हुई या नहीं, लेकिन तमाम विमानों को वहां पे लैंड और टेक ऑफ करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। तो इस समय के हालात में नहीं बता सकता आपको, लेकिन जाहिर तौर पर पूरी छानबीन की जाएगी उसके बाद ही जो है, क्योंकि ये ऐसा मामला देख आया है कि हर तरह के इन्वेस्टिगेशन कोई सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो और जब तक वो सुनिश्चित नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशंस की इजाजत दी जाएगी। तो सरकार इस बात की, हर बात की ख्याल रखेगी कि ये पुख्ता इन्वेस्टिगेशन हो और ये निष्कर्ष तक किसी पहुंचे। जी सिद्धार्थ, क्या कहेंगे अंत में और उसके बाद फिर मैं कार्यक्रम खत्म करती हूँ। जी जी, दमयंती के कहने के अनुसार अगर मलबा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, दो अलग अलग एरिया में है, वो उसका कारण ये है कि कोई भी हवाई जहाज, जो फ्लाइट रेडार करके एक संस्था है, वो कि दुनिया के हर हवाई जहाज को वो ट्रैक करती है, उसके अनुसार ये हवाई जहाज जिस समय गिरा उस समय ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज गति से उड़ रहा था। 400 फीट प्रति मिनट के रफ्तार से नीचे की ओर गिर रहा था और ये हवाई जहाज 200 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा है। इसका मतलब आप अंदाज लगा लीजिए कि 20 भरे हुए ट्रक जितना भारी होगा। इसके अंदर करीब करीब 1.25 लाख लीटर पेट्रोल था, इसीलिए इतना बड़ा आग का धमाका हुआ, इतने सारे लोग जले। तो स्वाभाविक है कि ये एक बहुत बड़े भूभाग में मलबा बहुत बड़े क्षेत्र में गिरा होगा, उस सबको जमा करना पड़ेगा। और कोई भी हवाई जहाज 3 ही कारण से गिरता है। एक तो या तो मशीन खराब हुई या जबरदस्ती किसी ने साजिश के तहत मशीन खराब की। दूसरा, या तो पायलट से कोई गलती हो गई या तो पायलट को जबरदस्ती किसी ने गलती करवा दी, या तीसरा ये कि हवा में कोई चीज जहाज से टकरा गई। अब ये 3 में से क्या हुआ है, इसकी जानकारी के लिए हमें कुछ हफ्तों का इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की घटना में जैसे मैंने बताया कि कोई एक संस्था, कोई एक देश नहीं करता है, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसमें आते हैं। और भारत क्योंकि 1944 में ICAO का सदस्य है, इसीलिए दूसरे देशों के इन्वेस्टिगेटर्स, उनके जांच दल भी इसमें आएंगे। सभी मलबे को जमा किया जाएगा और कुछ हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा इस चीज के तह तक जाने के लिए कि इस तरह के इतनी बड़ी दुर्घटना क्यों हुई। तब तक मेरे ख्याल से गुजरात सरकार और भारत सरकार को, जो हताहत हुए हैं, जो उनके परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, जैसे दमयंती ने कहा, वो सब दुखी हैं, वो सब गुस्से में हैं, वो सब रोष में हैं, उनको जल्दी से जल्दी सांत्वना दी जाए। उनके मन में जो है, उनके जो इष्ट मित्र जन हैं जो हवाई जहाज में थे, उनके शरीरों को उनको वापस दिया जाए ताकि उनका अंतिम संस्कार हो सके। जो लोग घायल हैं उनको अच्छे तरह से इलाज मिले, चाहे वो घायल जमीन पर रहे हों, चाहे जहाज में यात्री कोई बच गया हो, तो उनको पूरी तरह से अच्छे क्या कहते हैं, इलाज हो।
यही सब चीज भारत की सरकार और गुजरात सरकार कर सकती है। बाकी ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, इसकी जो जांच है ये अब वैश्विक स्तर पे जा चुकी है। ये एक इंटरनेशनल इशू है और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इसमें या तो पहुंच गए हैं गुजरात, या तो अगले 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, और ये इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के अंडर में होने वाला है। और ये इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से सघन होगा, इसमें किसी भी तरह का ना लुका छुपी होगी, ना कोई लिपापोती संभव है, क्योंकि ये दुनिया का मामला है। इसीलिए इसमें तह तक जाने में भले देर लगे, लेकिन ये घटना क्यों घटी, इसको अगले कुछ हफ्तों में इसका पर्दाफाश या इसके कारणों का पूरा पता लग जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। चलिए, ऑलरेडी जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी बात करनी शुरू कर दी है। जैसे मैं न्यूयॉर्क टाइम्स देख रही हूँ, उसमें एक हेडिंग है, बोइंग 787 क्रैश ब्रिंग्स फ्रेश स्क्रूटनी टू प्लेन मेकर्स सेफ्टी रिकॉर्ड। तो ऑलरेडी इसकी बात होने लगी गई है। अब देखेंगे कि ये पूरी सारी चीजें कैसे हैं। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात आज वहां पहुंच रहे हैं, और उसके बाद क्या आधिकारिक घोषणाएं होती हैं ये देखना होगा। और जैसा दमयंती ने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी कि गुजरात गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसीलिए नहीं किया है क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, उसके बाद ही कोई घोषणा होगी। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और आज सबका मन इस चीज से बहुत दुखी है। अब देखेंगे इसमें और क्या आगे और डेवलपमेंट्स होती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।